तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 164 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जहाँ पे हायरी और गैंग चंजू की मरने की हालत हो चुकी होती है, वहाँ पे सैंटियागो पहुंच चुका होता है जो कि एरिस का एक बहुत ही कमाल का डॉक्टर होता है। लेकिन आज की वीडियो की स्टार्ट में हमें सैंटियागो के बारे में हल्का सा बताया जाता है। दरअसल ये बंदा पहले साउथर्न कोलंबिया के एक छोटे से हॉस्पिटल में काम करता था और क्योंकि ये एक काफी ज्यादा काबिल डॉक्टर होता है इसलिए जिनचोल इसके पास बार बार आता रहता है ताकि जिनचोल इसे अपने साथ मिलने के लिए मना ले। लेकिन सैंटियागो जिनचोल को बार बार मना करता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकता। लेकिन जिनचोल भी इस बंदे के पास 10वीं बार आ रहा होता है दोबारा से इसको अपने साथ आने का ऑफर देने के लिए, क्योंकि जिनचोल ने एक असली जंग के मैदान का माहौल देखा है। जिनचोल ने अपने काफी सारे साथियों को बैटलफील्ड में खोया है जिनकी जान नहीं बच पाई। लेकिन अगर सैंटियागो जैसा कोई बंदा बैटलफील्ड में जिनचोल के साथ होता तो शायद जिनचोल के साथ के बंदों की जान बच सकती थी। और जिनचोल के साथ के अब भी काफी सारे बंदे हैं जो उसके लिए काम करते हैं, इसलिए जिनचोल उन सबकी जान बचाने के लिए इसको अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन ये बंदा जिनचोल को जवाब देता है कि अब इसने बैटलफील्ड में जाना छोड़ दिया है, पहले ये ऐसा काम किया करता था। बैटलफील्ड एक बहुत ही बेकार जगह है जहाँ पे लोग बस एक दूसरे की जान लेने में तुले हुए होते हैं, इसलिए वहाँ पे जाना बेकार है। दरअसल सिविल वॉर के दौरान सैंटियागो की जो कंट्री होती है वहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ होता है, काफी सारे लोग जख्मी होते हैं और सैंटियागो को अपने देश के लोगों की किसी भी कीमत में हर तरीके से मदद करनी होती है। इसलिए जिनचोल उसके सामने शर्त रखता है कि अगर तू मेरे साथ कोरिया आ जाता है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अपनी टीम के साथ मिलके मैं तेरी कंट्री की जितनी मदद हो सकेगी उतनी करूंगा। सैंटियागो को याद आ रहे होते हैं सिविल वॉर के दौरान मरे हुए चेहरे जिनकी जान वो इतना ज्यादा काबिल डॉक्टर होने के बावजूद भी नहीं बचा पाया था। इसलिए सैंटियागो जिनचोल की मदद के बदले उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है और अपने साथ अपनी असिस्टेंट इजाबेला को भी लेके चलता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे सैंटियागो हायरी और हायरी के बाप को जमीन में पड़ा देखता है और कहता है, ठीक है क्या यहाँ पे सिर्फ 2 पेशेंट हैं? लेकिन हायरी बेचारी ये देख के काफी ज्यादा उदास होती है कि यहाँ पे सिर्फ 2 पेशेंट नहीं है बल्कि 3 हैं और तीसरा होता है टेयांग जो कि हायरी को बचाते वक्त मरने वाला था और एरिस का एक मेंबर है। सैंटियागो टेयांग को देख के कहता है, ये बात तो माननी पड़ेगी, एरिस के नए बंदे ने काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करा है, तो ठीक है चलो इन लोगों का इलाज करते हैं, अब मैं थोड़ा सा बिजी होने वाला हूँ इन तीनों के साथ। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटीना की रिपेयरिंग हो रही होती है। हम देखते हैं नैम वैलेंटीना के मुंह पे एक लात मारता है और कहता है, वैलेंटीना तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, हार मान लो। एल्बर्ट भी वैलेंटीना के मुंह पे एक मुक्का बजाता है और कहता है, ये सब करने के लिए तुम्हें जो सजा मिलेगी वो काफी खतरनाक होगी। इतने में ही मैनेजर किम भी वैलेंटीना के मुक्के बजा देते हैं। लेकिन वैलेंटीना की अक्ल अभी भी ठिकाने नहीं आई होती है, वो अभी सोच रही होती है कि कैसे इन लोगों से बच के हायरी लोगों के ऊपर हमला करे। लेकिन इतने में ही एक मर्दाना सा हाथ आता है और वैलेंटीना की गर्दन पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। ये हाथ होता है अलेक्जेंडर एलिसा का जो कि एरिस की ही एक मेंबर है, साथ ही में वैलेंटीना की कजन भी है। वैलेंटीना को बहुत ही बुरी तरीके से जमीन में पटकने के बाद एलिसा कहती है, वैलेंटीना आखिर तुम ये क्या कर रही हो? जमीन में गिरने के बावजूद भी वैलेंटीना कहती है, एलिशिया तो फाइनली तुम यहाँ पे आ गई। मैं तुम्हारी कजन हूँ लेकिन तुमने मेरा गला बहुत ज्यादा टाइट से पकड़ा है। लेकिन एलिसा वैलेंटीना को मोबाइल दिखाते हुए कहती है, अपना मुंह बंद कर और उनसे बात कर, सोफिया इस वक्त तेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। और सोफिया का नाम सुन के ही वैलेंटीना के तोते उड़ चुके होते हैं। वैलेंटीना कहती है कि क्या सोफिया आखिर तुमने इस चीज के लिए उनको कॉल क्यों कर दिया? तो खैर सोफिया का नाम ही काफी होता है इस शैतान बच्ची को शांत करवाने के लिए। इसके बाद नैम वैलेंटीना के पास आके कहता है, अलेक्जेंडर सोफिया जिनसे तू सबसे ज्यादा डरती है अब वो तुझे डायरेक्टली खुद सजा देंगी। तेरे लिए सबसे ज्यादा डरावनी सजा यही हो सकती है, इसलिए तैयार हो जा। मैं पहले ही उन्हें बता चुका हूँ कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी तेरी वजह से और जो कुछ भी तूने करा है उसको माफ नहीं किया जा सकता। एल्बर्ट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे इतना काम करने के लिए, साथ ही साथ में आपका भी शुक्रिया मैनेजर किम। लेकिन मैनेजर किम अभी चुपचाप से खड़े होते हैं और उनको वो सारी बातें याद आ रही होती है कि गैंग चंजू अपनी बेटी को बचाने के लिए किस तरह से तड़प रहा था। मैनेजर किम अपने मन के अंदर सवाल जवाब कर रहे होते हैं खुद से कि गैंग चंजू तो एक हरामी इंसान है, उसके बावजूद भी उसने ऐसा क्यों करा? क्या उसने ऐसा करा क्योंकि वो मेरी ही तरह एक लड़की का बाप है? लेकिन इतने में ही नैम मैनेजर किम को कहता है, मैनेजर किम कहीं इस मिशन के दौरान आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं आई ना? लेकिन इस बचकाने से सवाल का जवाब देना मैनेजर किम ने सही नहीं समझा होता। मैनेजर किम नैम को कहते हैं, तू जू फैमिली को मुझसे अच्छी तरीके से जानता है, क्या तुझे लगता है कि इस हादसे के बाद मिंजी की जो दोस्त है वो बदलेगी? नैम कहता है, क्या आप हायरी की बात कर रहे हो? मुझे लगता है वो नहीं बदलेगी। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि पास्ट में भी बॉस ने अपने परिवार के लिए काफी कुछ किया था, इसलिए बॉस के जितने भी सैक्रिफाइसेस थे
वो अब तक तो उसके दिल में पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा इस बारे में यही मानना है, लेकिन ये सिर्फ मेरा मानना है, बाकी मुझे नहीं पता। इतने में ही मिंजी भागती हुई, रोती हुई, हंसती हुई मैनेजर किम के पास आती है और मैनेजर किम को जाके गले लगा लेती है और कहती है, डैड वो सब के सब जिंदा हैं, भले उनकी हालत खराब है लेकिन वो जिंदा हैं सब। और मैनेजर किम अब भी अपना आत्म मंथन करते हुए अपने मन में बोल रहे होते हैं। किसी ने एक बार कहा था, जब जिंदगी में हमारे पास सही जवाब नहीं होते उस वक्त इंसान को गलत जवाब चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन मेरे नजरिए से, एक बाप के नजरिए से ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है कि इंसान के पास कभी भी सही जवाब नहीं होते। जिंदगी मरने और जीने से काफी ज्यादा परे की चीज है। जिंदगी एक ऐसी चीज है जो किसी की आत्मशक्ति और विश्वास में टिकी होती है, क्योंकि जिंदगी का मतलब है अपने विश्वास को कभी मरने मत दो। एट लास्ट मैं भी गैंग चंजू से अलग नहीं हूँ। गैंग चंजू ने जो कुछ भी करा वो सारे वो एक्शन थे जो कोई एक बाप अपने परिवार के लिए लेता है। मेरी अपनी जिंदगी का जवाब भी बिल्कुल क्लियर है, और वो जवाब है, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इससे पहले कैसी जिंदगी जी है, लेकिन अपने परिवार की रक्षा करने का यकीन जो मेरे अंदर है वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। और इस मिशन की वजह से मैं एक कदम और आगे बढ़ चुका हूँ ये जानने में कि आखिर में मैं हूँ कौन। इसके बाद हम देखते हैं ड्यूकमैन वाला सीन, जहाँ पे पुलिस आ चुकी होती है और शोंगो लोगों को हथकड़ी लगा के वहाँ से ले जा रही होती है। हालांकि हथकड़ी तो ड्यूकमैन को भी लगनी चाहिए थी, लेकिन उसको नहीं लगती। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं ड्यूकमैन बैठा होता है टॉम के साथ। टॉम ड्यूकमैन को बोल रहा होता है कि उसने बहुत बार काफी सारा जंगली पना करा है, काफी खून बहाया है, लेकिन वो कभी जेल नहीं गया। और ड्यूकमैन के ऊपर हमला करवाने का इल्जाम ड्यूकमैन के साथ का जो बंदा होता है जिसने उसको धोखा दिया था, उसने अपने सर पे ले लिया होता है। इसके बाद ड्यूकमैन टॉम को कहता है, वैसे वो तुम ही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी, है ना? टॉम कहता है, ड्यूकमैन आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा है। टॉम, मैं बोल रहा हूँ वो तुम ही हो ना जिसने उन बच्चों को वहाँ पे भेजा था मेरी मदद करने के लिए। ड्यूकमैन, मेरे अब भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? खैर जो भी हो, तुमने किया है या फिर नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए आया हूँ टॉम। और हमेशा की तरह तुम्हारी काइंडनेस के बदले में तुम्हें एक जानकारी देना चाहता हूँ। दरअसल इस वक्त कुछ खतरनाक लोगों की हलचल चल रही है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के ऊपर दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब वो लोग व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को टारगेट करेंगे। इसलिए इसके काफी ज्यादा चांस है कि चीजें तुम्हारे लिए आगे काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। दूसरी तरफ मैनेजर किम को युनजियोंग का मैसेज आ रहा होता है जो उनसे मिलना चाह रही होती है, लेकिन टॉम ड्यूकमैन को एक स्माइल के साथ कहता है, ड्यूकमैन काफी ज्यादा वक्त हो चुका है जब से किसी को धोया नहीं है, लेकिन क्या तू ये बात भूल चुका है कि मैं कौन हूँ? आखिर मैंने ऐसी चीजों की कब चिंता करी कि कोई व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को टारगेट करने वाला है? आखिर मैं ये कब से सोचने लग गया कि मैं अपने दुश्मनों का सामना कैसे करूंगा? चिंता मत करो, जो भी होगा सब कुछ सही होगा। ड्यूकमैन अपने मन में कहता है, टॉम ली से मुझे यही उम्मीद थी, टॉम ली भी पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब आगे जो होने वाला है उसको अवॉइड नहीं करा जा सकता। टॉम कहता है, लगता है सबको अब ये चीज दिखाने का वक्त आ चुका है कि मुझे लोग अल्टीमेट किंग क्यों कहते हैं। यानी कि जल्द ही आगे एक बहुत बड़ा पंगा होने वाला है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के साथ, ना जाने किसका, बट जिसका भी है वो काफी ज्यादा खतरनाक लोग हैं, ड्यूकमैन ने ऐसा कहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वुचुल नैम को। वुचुल अभी मस्त करके एक बुक पढ़ रहा होता है और उसके अगल बगल उसके काफी सारे बंदे होते हैं। और वैसे मुझे तो लग रहा था कि वुचुल जेल में है, और शायद मुझे सही लग रहा था कि वुचुल अब भी जेल में ही है, शायद उसको जेल के अंदर VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। इतने में ही वुचुल को खबर मिलती है कि यहाँ पे उससे एक बंदा मिलने के लिए आ रखा है। वुचुल कहता है, क्या मुझसे कोई मिलने के लिए आ रखा है? वो कौन है? लेकिन वुचुल के सामने वाला बंदा उसको डरते हुए कहता है, सर हम उनका नाम नहीं जानते। उनका कहना है कि उनके कोई नाम नहीं है, लेकिन उन लोगों को कहा जाता है ब्लैक। और हम देखते हैं एक बंदा वुचुल की ही तरफ चलता हुआ आ रहा होता है जिसकी एक टांग नकली होती है। और इस ब्लैक के बारे में सुन के वुचुल भी हल्का सा सीरियस लग रहा है। शायद वुचुल जानता है कि ये लोग कौन है जिनका कुछ नाम नहीं है, और शायद यही जो ब्लैक नाम के लोग हैं, या फिर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। शायद यही व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को टारगेट करने की सोच रहे हैं, और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को टारगेट करने का मतलब है टॉम से पंगे लेना। और अगर आगे टॉम के पंगे होने वाले हैं तो काफी मजा आने वाला है। यानी कि मैनेजर किम में जो बूम बाम चलता रहता है वो अब भी रुकेगा नहीं। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।